हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। हम डिस्कशन कर रहे हैं ह्यूमन जेनेटिक्स। मेंडल साहब ने आनुवंशिकता की खोज की थी। उन्होंने मटर का पौधा लिया। उसके बाद में जो उन्होंने 3 नियम दिए थे, उसके बाद में आया था वाल्टन एस सटन ने आनुवंशिकी का गुणसूत्र सिद्धांत प्रस्तुत किया था। फिर दूसरा आया कि सभी जीवों में जो प्रत्येक लक्षण होते हैं, कम से कम एक जोड़ी जीन तो होना आवश्यक होता है। और आनुवंशिक लक्षणों के जीन या आनुवंशिक कारक गुणसूत्रों में क्या होते हैं, क्रमबद्ध होते हैं, जिससे वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उनके वंशागत जो लक्षण होते हैं पहुंचा सके। फिर तीसरा पॉइंट बताया, किसी जीव के लक्षणों में जो स्पर्म व ओवा दोनों ही बराबर का योगदान होता है। जितना स्पर्म, अगर 50% स्पर्म दे रहा है तो 50% ओवा भी देगा, इक्वली योगदान होता है। फिर आता है कि जो हैप्लॉइड हो स्पर्म और ओवा का जो फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद में जाइगोट बनता है तो वो डिप्लॉयड हो जाता है, मतलब 2n हो जाता है। इससे पूर्ण जीव का विकास होता है। तो किसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं इसके बारे में बताएंगे कि क्रोमोसोम होता क्या है। क्रोमोसोम का अर्थ होता है रंगीन काय। कैसी बॉडी होनी चाहिए, रंगीन होनी चाहिए। खोज करता है स्ट्रासबर्ग ने 1875 में की था और शब्द 1889 में वॉल्डेयर साहब ने दिया था। उन्होंने बताया कि जो मनुष्य होता है उसमें 46 होते हैं, मतलब 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। इसमें से 22 जोड़ी ऑटोसोम होते हैं और एक लिंग गुणसूत्र होता है एक्स वाई। और प्याज में 18 होते हैं क्रोमोसोम, गोभी में हमारे प्याज में 16 होते हैं, गोभी में 18 होते हैं, कपास में 52 होते हैं और मटर में 14 क्रोमोसोम होते हैं। फिर हम बताएंगे कि क्रोमोसोम का शेप क्या है, उसका साइज़ क्या है। तो क्रोमोसोम का जो साइज होता है वो सर्पिलाकार होता है और एनाफेज स्टेज में ये वी, जे और एल के रूप में हमें दिखाई देते हैं। और स्ट्रक्चर की ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है सर्पिलाकार, वो हमारा क्रोमोसोम है। जो क्रोमोसोम में ये जो पदार्थ भरा हुआ होता है, जिसमें हमारे क्रोमेनिटेट्स पाए जाते हैं, वो आधारी पदार्थ होता है जिसमें 2 धागे नुमा, ये जो धागे धागे से आपको दिखाई दे रहे हैं वो क्रोमेनिटेट होते हैं। और इन क्रोमेनिटेट में ही थोड़ी थोड़ी दूर पर क्रोमोमियर्स पाए जाते हैं। इनके बीच में जो थोड़ी थोड़ी गैपिंग होती है उसमें क्रोमोमियर्स पाए जाते हैं। ये क्रोमोमियर्स हो गए। फिर ये आता है आपका पेलिक्स। पेलिक्स में क्रोमेटिन पदार्थ की एक पतली झिल्ली होती। पूछा जाता है पेलिकल्स क्या होती है, तो आप बता सकते हैं कि जो क्रोमेटिन होती, क्रोमेटिन पदार्थ की एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है। फिर ये आपका जो पहला ये दिखाई दे रहा है, ये सेंट्रोमियर होता है। प्राथमिक कंट्रक्शंस क्या होता है, प्राथमिक संकरण होता है। इसमें क्या होता है कि जो सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर जो गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं मेटासेंट्रिक होते हैं, सब मेटासेंट्रिक होते हैं और एक्रोसेंट्रिक या टेलियोसेंट्रिक होते हैं। कैसे होते हैं, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक और टेलियोसेंट्रिक होते हैं। फिर हमारा आता है आपका सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन, मतलब द्वितीयक संकीर्णन। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शंस में होता है कि जो प्राथमिक कॉन्स्ट्रक्शंस है के अतिरिक्त कुछ गुणसूत्रों पर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शंस भी पाए जाते हैं। और ये जो पदार्थ ये दिखाई दे रहा है आपको, ये सैटेलाइट है। सैटेलाइट गुणसूत्र के सिरों पर स्थित एक गोलाकार संरचना होती है। कैसी संरचना होती है, गोलाकार होती है, जिससे गुणसूत्र में सैटेलाइट पाया जाता है उसे कहते हैं सेट गुणसूत्र कहते हैं। जिस गुणसूत्र में ये सैटेलाइट पाया जाएगा उसे सेट गुणसूत्र क्रोमोसोम कहेंगे। और फिर जो टीलोमियर आता है, टीलोमियर जो गुणसूत्र की पूंछ होती है, गुणसूत्र के पूंछ मतलब छोर तथा सिरों को ही क्या कहते हैं, टीलोमियर कहते हैं। फिर आता है फंक्शन क्या होंगे, फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। तो आप बता सकते हैं कि यह डीएनए के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों को पहुंचाता है और फिर यह जनन की इकाई में प्रतिलिपिकरण का कार्य भी करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।